कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हम अपने बैंकिंग चैप्टर के पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं और पार्ट सेकंड जो है वो है आपका सेंट्रल बैंक। तो मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि पार्ट सेकंड आपकी समझ में तभी आएगा जब आप पार्ट फर्स्ट देख लोगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट बैंकिंग चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले पार्ट फर्स्ट देखे, उसके बाद हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। तो जिसने भी पार्ट फर्स्ट देख लिया उसके लिए पार्ट सेकंड है बेटा सेंट्रल बैंक। जिस तरीके से हमने कॉमर्शियल बैंक को 2 क्वेश्चंस में खत्म किया था, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक को भी हम 2 क्वेश्चंस में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक होती क्या है? तो सेंट्रल बैंक की जो डेफिनेशन है वो भी कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन की तरह उसके फंक्शन से ही बनती है। तो सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो वो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन बन जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो यही बनता है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है। तो बेटा प्लीज ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल बैंक के फंक्शन आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा चैप्टर है जो आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे उनमें भी ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे बेटे। तो सेंट्रल बैंक का जो सबसे पहला फंक्शन होता है, सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? इश्यूइंग करेंसी। अरे बेटे सबसे पहला फंक्शन, आप लोगों से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हो गया? इंडिया के लिए आरबीआई, इंग्लैंड के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बेटा अमेरिका के लिए फेडरल रिजर्व बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक क्या करती है? तो जनरली आप सबको पता होगा कि जो नोट छपते हैं, जो पैसे छपते हैं वो सेंट्रल बैंक में छपते हैं। तो सेंट्रल बैंक बेटा क्या करती है? इकोनॉमी में इश्यू करती है करेंसी। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ना पता हो कि 1 रुपए का नोट, 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स और सारे सिक्के कभी भी सेंट्रल बैंक नहीं छापती है। 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, इन्हें बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। इसलिए कभी भी आप लोग देख लीजिएगा कि 1 रुपए के नोट पर और सारे सिक्कों पर आरबीआई गवर्नर की कभी भी साइन नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक करेंसी तो इश्यू करती है, लेकिन कौन सी करेंसी? ऑल नोट्स, सारे नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। समझ में आ गया? तो ये हमारा पहला फंक्शन है कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करती है? इकोनॉमी में करेंसी इश्यू करने का काम करती है। क्लियर? दूसरा जो फंक्शन है बेटा बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक बेटे याद रखिएगा कि जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है ना वो बैंकों की भी बैंक होती है। मतलब साहब हमारी समझ में तो नहीं आया? अरे बेटे जो काम कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करती है सेम वही काम सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के लिए करती है। समझाता हूं। ये मान लो मैं हूं, अगर मुझे बेटे अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं या मुझे लोन लेना है तो मैं किससे लेता हूं? मैं लेता हूं कॉमर्शियल बैंक से। किससे लेता हूं? कॉमर्शियल बैंक से। लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक को अपने पैसे डिपॉजिट करने हो या कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन लेना पड़े तो वो किससे लेती है? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से। तो बैंकर्स बैंक, the central bank has almost the same function which commercial bank perform for its customers। जो फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए देती है सेम वही फंक्शन आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के लिए देती है। इसलिए इसका नाम क्या होता है? बैंकर्स बैंक।
इज दैट क्लियर? थर्ड फंक्शन, तीसरा जो फंक्शन है बेटा वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट कि बेटे जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करती है। ये फंक्शन एक है लेकिन इसमें 3 फंक्शंस आएंगे कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए 3 तरीके से वर्क करती है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? एज एन एजेंट, एज अ बैंकर और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो बेटे याद रखिएगा जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमर्शियल बैंक हम लोगों के लिए काम करती है जबकि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या काम करती है बेटा? एज एन एजेंट। अगर गवर्नमेंट के बेहाफ पे कुछ भी खरीदना है या कुछ भी बेचना है तो किसके द्वारा खरीदा या बेचा जाता है बेटे? आरबीआई के द्वारा। मान लो नरेंद्र मोदी जी ने किसी के साथ भी, किसी भी देश के साथ कोई डील की, अब वहां पेमेंट कौन करेगा? मोदी जी नहीं करेंगे। पेमेंट कौन करेगा? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई क्या होती है? गवर्नमेंट की एजेंट होती है। और एजेंट क्या करता है? हमारे कहने पर हमारे सामान को खरीद लेता है या हमारे सामान को बेच देता है। तो सेम आरबीआई करती है। दूसरा फंक्शन है बैंकर। हम अपने पैसे एसबीआई में जमा करते हैं, गवर्नमेंट अपने पैसे कहां जमा करती है? आरबीआई में जमा करती है। तो जितना भी बैंकर क्या करते हैं? हमारा लेन देन संभालते हैं। तो गवर्नमेंट का लेन देन कौन संभालता है? आरबीआई। तो एज अ बैंकर। थर्ड क्या है? एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो केवल 3 लोगों को पता था। डिमोनेटाइजेशन के बारे में केवल 3 लोगों को पता था और वो 3 लोग कौन कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आरबीआई गवर्नर। चलो माना कि फाइनेंस मिनिस्टर को इंक्लूड करना है क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री जी तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। आरबीआई गवर्नर का क्या रोल था? अरे बेटा पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को वही तो संभालते हैं। तो अगर मनी से रिलेटेड गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी, मनी से रिलेटेड गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो फाइनेंशियली एडवाइस कौन करेगा उसको? फाइनेंशियली एडवाइस करेगी गवर्नमेंट। तो ये 3 फंक्शन समझ में आए। अगले 3 फंक्शंस की बात अभी हम 5 मिनट में करेंगे। फंक्शंस के बाद जो चौथा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बेटा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसका मतलब क्या है? बहुत परेशान करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप परेशान नहीं करेगा, चलिए बताते हैं क्यों। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसका मतलब क्या है? पहले तो ये समझो। लेंडर का मतलब क्या होता है बेटे? पैसे देने वाला। पैसे देने वाला यानी कि जो हमें उधार पैसे देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लेंडर कहते हैं। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी विकल्प। बेटे समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी समझाता हूं कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है तो पैसे देने वाला आखिरी विकल्प कौन होता है? सेंट्रल बैंक। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। कॉमर्शियल बैंक, मुझे पता है कॉमर्शियल बैंक क्या करती है बेटे। मैंने अपने पैसे कॉमर्शियल बैंक में जमा किए, मान लो 10,000 रुपए डिपॉजिट किए थे कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 2,000 रुपए अपने पास रखे और बाकी के 8,000
8,000 रुपए का क्या दे दिया, लोन दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पैसे मांगने आता हूं तो कॉमर्शियल बैंक के पास केवल कितने रुपए हैं, 2,000 रुपए। उसके पास पैसे नहीं है पूरे मुझे देने के लिए, और मैं वहां पहुंच गया कि भाई साहब मुझे तो पूरे 10,000 दो। ऐसे केस में कॉमर्शियल बैंक के सामने लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी विकल्प क्या बचता है बेटा, सेंट्रल बैंक। तो समझ गए होंगे कि सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो ऐसे केस में हेल्प करने के लिए कौन आगे आती है, सेंट्रल। बेटे इसके बाद जो फिफ्थ फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन कौन सा है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन का क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में है, तो मेरे पास एटीएम का होगा, स्टेट बैंक का होगा। मैं मार्केट गया, मैंने एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल दिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा अकाउंट था एसबीआई में, मैंने एक्सिस बैंक के एटीएम से 5,000 रुपए निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी एसबीआई को एक्सिस बैंक को कितने देने पड़ेंगे, 5,000। उसी तरह से किसी का अकाउंट एक्सिस बैंक में था और उसने एसबीआई के अकाउंट से निकाल लिए 10,000 रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक्सिस बैंक एसबीआई को कितने देगी, 10,000। अब एसबीआई इसको 5,000 दे एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक फिर एसबीआई को 10,000 दे। इससे बेटर 5,000 में सेटलमेंट नहीं हो सकता क्या, हो जाएगा ना भाई। मान लो मुझे तुमसे 5,000 लेने हैं और तुम्हें 10,000 देने हैं, तो क्यों ना मैं 5,000 दे दूं और सेटलमेंट कर लूं, लेकिन इसके लिए हम दोनों को मिलना पड़ेगा। और वही मीटिंग पॉइंट होती है हमारी आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है, इन दोनों के अकाउंट को सेटल कर देती है, केवल 5,000 रुपए जिसका भी एक्सेस है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके। समझ में आया। तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, बड़ा सिंपल सा मैटर है बेटा। तुम्हें किसी से 5,000 लेने, 10,000 देने, तो मिलकर केवल 5,000 में सेटलमेंट कर लो। यही हमारा क्या कहलाता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा ये, बेटा आरबीआई का सिक्स्थ फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ या कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन करती है बेटे, सेंट्रल बैंक करती है। इसका मतलब जरा ध्यान से समझो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब क्या है। बेटे आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। हमें पता है कॉमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ गिविंग लोन इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट करती है। भाई मान लो कि कॉमर्शियल बैंक समझना जरा, अगर लोन ज्यादा देती है, क्या देती है बेटे, लोन ज्यादा देती है, तो उससे लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। भाई मान लो तुम्हें आसानी से लोन मिलने लग जाए, तो तुम सब लोन लेने के लिए क्या करोगे, बैंकों में लाइन लगा दोगे। अब तुम्हें लोन मिलने से मिलेगा क्या, लोन मिलने से तुम्हें मिलेगा पैसा, यानी कि लोन ज्यादा हो जाने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अब जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो बेटे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। यानी कि अगर गवर्नमेंट लोन ज्यादा देती है
क्या आ जाएगा इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन आ जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट लोन ज्यादा देती है तो उससे मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, जिससे डिमांड ज्यादा हो जाती है और उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। इसलिए आरबीआई इस बात का ध्यान रखती है कि इकोनॉमी में ये मनी सप्लाई जो है ये आइडियल बनी रहे, ना तो ज्यादा हो ना कम हो। अगर कभी भी आरबीआई को इकोनॉमी में डिमांड को कंट्रोल करना होता है ना, कमियां ज्यादा करना होता है ना, तो वो इसी फंक्शन को अपनाती है। जैसा कि अभी कोविड-19 की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो तुम लोगों को पता होगा आरबीआई ने रेपो रेट में, बैंक रेट में, सब में कमी कर दी है। इससे क्या होगा? लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते हो जाएंगे तो लोन ज्यादा दिए जाएंगे, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, ताकि जो बिजनेस ठप हो गए हैं वो चलते रहें। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो अपने इस फंक्शन से इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अगर डिमांड ज्यादा है तो लोन कम करवा देती है, डिमांड कम है तो लोन ज्यादा करवा देती है। समझ में आ रहा है? अगर कमर्शियल बैंक लोन कम देती है, समझ लोन अगर कम देती है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने से बेटा हमारे पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से क्या आ जाता है इकोनॉमी में? डिफ्लेशन। तो जब भी लोन ज्यादा जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करती है? इससे मनी सप्लाई को कम करवा देती है, लोन को कम करवा देती है। और जब भी लोन कम है, मनी सप्लाई कम हो रही है, जैसा कि अभी हो रहा है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा बहुत कम है, ऐसे केस में वो अपने कुछ तरीके अपनाती है और इस लोन को बढ़वा देती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें। यही रीजन है रेपो रेट को कम किया गया है, आपके रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है। तो रीजन, सारी चीजें आज हम जानेंगे कि आरबीआई किस तरीके से इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। वो आपके सेंट्रल बैंक टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक बार फिर से तुम लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अगर इकोनॉमी में डिमांड कम है, ये इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा कि लोन कम है, तो आरबीआई अपने कुछ तरीके अपनाती है और उस लोन को ज्यादा करवा देती है। अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब होगा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, यानी कि लोन ज्यादा मिल रहे हैं, तो आरबीआई अपने कुछ तरीके अपनाती है और इस लोन को कम करवा देती है। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आरबीआई लोन को कम करवा देती है या लोन को ज्यादा करवा देती है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट या हाउ आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई। आरबीआई किस तरीके से अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो उसको ज्यादा करवा देती है, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो उसको कम करवा देती है। मैं एक बार फिर से तुम लोगों को थोड़ा सा एक चीज बता दूं बेटे कि अगर मनी सप्लाई कम है, इफ मनी सप्लाई इज लो, तो आरबीआई लोन ज्यादा करवाती है, लोन को बढ़ा देती है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है देन आरबीआई लोन को कम करवा देती है। ऐसा क्यों करती है ये हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लो। क्योंकि अगर मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाएगा। इसी वजह से इस टाइम पर आरबीआई ने बहुत ऐसे तरीके अपनाए हैं जिससे कि डिमांड को बढ़ाया जा सके, लोन को बढ़ाया जा सके। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होने से चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि ज्यादा लोन भी खतरनाक है, ज्यादा मनी सप्लाई भी खतरनाक है और कम मनी सप्लाई भी खतरनाक है। इसलिए जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो लोन को ज्यादा करवा देती है, और मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो लोन को कम करवा देती है। लोन और मनी सप्लाई एक दूसरे के सिनोनियम कह सकते हो आप। जितना ज्यादा लोन उतनी ज्यादा मनी सप्लाई, जितना कम लोन उतनी कम मनी सप्लाई। सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? तो चलिए
देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो इस लोन को कम या ज्यादा करवाती है। तो देखिए बेटा, जरा समझिएगा ध्यान से। दो तरीके होते हैं बेटा। पहला होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव तरीके, और बेटे दूसरा होता है क्वालिटेटिव तरीके। ये दो तरीके होते हैं जिनसे कि मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करवा देती है। कौन? आरबीआई। आरबीआई और सेंट्रल बैंक एक ही बात होती है, ध्यान रखना। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला आता है बैंक रेट। क्या आता है बेटा? बैंक रेट। बैंक रेट कह लो चाहे रेपो रेट कह लो, एक ही बात है, बस छोटा सा अंतर होता है कि बैंक रेट छोटे समय के लिए दिया गया लोन, और सॉरी बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए लगता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए। तो पहले हम ये समझेंगे ये बैंक रेट और रेपो रेट होता क्या है। बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे कि बैंक रेट का मतलब होता है जिस रेट में हमें कॉमर्शियल बैंक लोन देती है। नहीं, समझाता हूं। बैंक रेट का मतलब होता है, या रेपो रेट का मतलब होता है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक, कौन सी बैंक? सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कॉमर्शियल बैंक। अरे बेटा, ये मैं क्या लिख रहा हूं? मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं। सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है उसी रेट को हम बैंक रेट या रेपो रेट कहते हैं। भाई मान लो क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर बेटा, बैंक रेट क्या हुआ? रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कॉमर्शियल बैंक। वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है उसे ही हम क्या कहते हैं? बैंक रेट या रेपो रेट कहते हैं। अगर वो लोन जो है छोटे समय के लिए तो रेपो रेट कहलाएगा, बड़े समय के लिए तो बैंक रेट कहलाएगा, बस ये अंतर है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि मान लो कॉमर्शियल बैंक मुझे लोन दे रही है 10% पर। कितने परसेंट पर? 10% पर। और सेंट्रल बैंक लोन दे रही है कॉमर्शियल बैंक को मान लो 8% पर। सेंट्रल बैंक 8% पर कॉमर्शियल बैंक को दे रही है, तो कॉमर्शियल बैंक 10% पर मुझे दे रही है, ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट कमाएगी। अब अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, यानी कि मुझे लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई मानता है मैं तो लोन लेने जाऊंगा, मैं क्यों मानूं? ऐसे केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगी? ये है बेटा बैंक रेट। इस बैंक रेट को 8 से 15% बढ़ा देगी। मान लो बढ़ा दी, तो जब यहां पे लोन महंगा होगा तो यहां पे भी ये 10% की जगह कितना हो जाएगा? 20%। और जब कोई भी चीज महंगी होती है तो मैं लोन लेना क्या कर दूंगा? कम कर। सिंपल सी बात है। आप भी अपने किसी दोस्त से लोन लेने जा रहे हो, पैसे मांगने जा रहे हो, उसको अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो वो क्या कहेगा? भाई 20% की ब्याज लूंगा। तुम क्या कहोगे? धन रख अपने पास, हमें ना चाहिए। तो बेटा यही है, यही तरीका अपनाया जाता है। अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई लोन नहीं लेने देगी, मना नहीं करेगी, बस रेट को बढ़ा देगी, और रेट बढ़ जाएगा तो हम लेना कम कर देंगे। और तुम्हारे पास पैसा कम है तो इस रेट को कम कर देगी, मान लो 2%, तो यहां भी लोन सस्ता हो जाएगा 5% और लोन बढ़ जाएगा। तो बेटे समझ में आया क्या किया जाता है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, इफ मनी सप्लाई इज राइजिंग, तो बैंक रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम है तो बैंक रेट को भी कम कर दिया जाएगा। सिंपल सा पॉजिटिव रिलेशन। समझ में आ गया? ये था पहला तरीका, क्वांटिटेटिव का पहला तरीका। अब क्वांटिटेटिव के दूसरे तरीके की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव का दूसरा जो तरीका है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, वो क्या है बेटे?
क्वांटिटेटिव का जो दूसरा तरीका है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, वो है लीगल रिजर्व रेशियो। याद हो तो ये नाम हम पहले भी सुन चुके हैं। कहां पर सुना है? LRR, कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन में। और मैंने बोला था कि इसको मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा, तो अब इसको हम समझते हैं। LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, बेटा ये दो तरीके का होता है। ये दो तरीके का कैसे होता है? पहला होता है CRR और दूसरा होता है SLR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और बेटे SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बेटे ये दो होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। इन दोनों को मिलाकर लीगल रिजर्व रेशियो बनता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूंगा कि CRR और SLR का मतलब क्या होता है। तो CRR टोटल डिपॉजिट का वो पैसा जो सेंट्रल बैंक के पास रख रही है कॉमर्शियल बैंक। SLR टोटल डिपॉजिट का वो पैसा जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रख रही है। नहीं आया समझ में? समझाता हूं बेटा। जब भी कोई बंदा बैंक में पैसे जमा करता है, मान लो मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, तो बैंक को दो रिजर्व रखने पड़ते हैं। एक रखना पड़ता है अपने पास, मान लो SBI सेंट्रल बैंक ने अपने पास 2,000 रुपए रखे, और एक रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। और मान लो सेंट्रल बैंक के पास कितने रुपए रख दिए? RBI के पास भी बेटे 2,000 रुपए रख दिए। ये दोनों लीगल रिजर्व रेशियो, रिजर्व मतलब अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास जो रेशियो इस डिपॉजिट का रखना है, उसे ही हम लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। दो तरीके का हुआ नहीं हुआ? एक जो अपने पास रख रही है, एक जो RBI के पास रख रही है। तो सेंट्रल बैंक के पास जो रखती है वो CRR, अपने पास जो रखती है वो SLR। अब 2,000 वहां रख गए, 2,000 SBI ने अपने पास रख लिए, तो लोन कितने का होगा? लोन होगा 6,000 का। समझे? अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है, इफ मनी सप्लाई इज राइजिंग, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोन कम हो जाए? सिंपल, SLR को बढ़ा दो और CRR को बढ़ा दो। ये CRR होता है जो RBI के पास रखा जा रहा है, ये SLR होता है। SLR और CRR दोनों को मैंने बढ़ा दिया। पहले 2,000 थे, अब कितने हो गए? 3,000 हो गए। तो इकोनॉमी में लोन कितना जाएगा? हो गया कम कि नहीं हुआ? तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो कम करने के लिए CRR एंड SLR दोनों को बढ़ा दिया जाता है। अगर मनी सप्लाई कम है, इकोनॉमी में मान लो पैसा कम है, तो ऐसा क्या करूं कि ये लोन अमाउंट बढ़ जाए। यहां पे 1,000 रखो, यहां पे 1,000 रखो, 2,000 रखा तो बचा कितना? 8,000। ये 8,000 हमने लोन दे दिया। आया समझ में? तो अगर मनी सप्लाई कम है तो CRR और SLR दोनों को कम कर दिया जाएगा, वही पॉजिटिव है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का जो सबसे लास्ट तरीका होता है वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, किस तरीके से इससे RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, जरा समझिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। बेटे समझना जरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। तो समझाता हूं क्या मतलब है इसका। मान लो आपके पास 100 रुपए ज्यादा है,
आपके पास कितने रुपए की मनी सप्लाई ज्यादा है? 100 रुपए की। अब मैं चाहता हूं कि वो 100 रुपए मेरे पास आ जाए और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए, यानी कि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आरबीआई क्या कर सकती है कि वो पैसा वापस आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो दो इंस्ट्रूमेंट्स थे, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, उन दोनों तीनों में केवल मनी सप्लाई को पहुंचने से रोकना था, लेकिन जो पहुंच गई है उसको कैसे वापस लाया जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब समझना जरा, तुम्हारे पास 100 रुपए ज्यादा है, अब मैं क्या दिमाग चलाऊंगा कि तुमसे वो 100 रुपए मुझे लेने हैं। मैं क्या करूंगा, तुमसे कहूंगा भाई मेरा ये मार्कर ले ले 100 रुपए में। तुम कहोगे भाई तेरा मार्कर मैं क्यों लूं? बोले आज तू ये मार्कर 100 रुपए में ले ले और जब भी तेरे पास पैसे कम होंगे मैं तुझे 110 रुपए दे दूंगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने एक पेपर बनाया, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा और उसको 1000 रुपए का बता दिया। इकोनॉमी में 1000 रुपए ज्यादा थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई से उसे सेल करवा दिया। क्या करवा दिया बेटा? उसको सेल करवा दिया इकोनॉमी के अंदर। अब वो जब सेल होगा तो बंदा उसके बदले में क्या देगा? पैसे देगा। तो 1000 रुपए गवर्नमेंट के पास आ गए और इसके पास क्या पहुंच गया? ये वाला कागज। हो गई मनी सप्लाई कम कि नहीं हो गई? अब बात आती है कि ये बंदा इसको खरीदेगा क्यों? तो इसको खरीदेगा इसलिए क्योंकि जब इससे गवर्नमेंट इस पेपर को वापस लेगी ना, तो 1000 की जगह 2000, 1500, 1200, 1300 मतलब पैसा बढ़ा के देगी। ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ, तो पैसा भी कम हो जाता है और बेटा कंट्रोल भी हो जाता है। अब ये बेचेगी कब? जब उस बंदे के पास पैसा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई क्या करती है बेटा? सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। लेकिन अगर मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई क्या करती है बेटा? परचेज कर लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। लास्ट की तरफ चलते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें केवल एक आप लोगों को पढ़ना है, हालांकि क्वालिटेटिव में भी 3 आपकी बुक में दे रखे हैं। क्वालिटेटिव में भी 3 इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन आपको केवल एक पढ़ना है क्योंकि बाकी दोनों सिलेबस से हट गए हैं। तो अभी हम उस एक के बारे में बात करें। तो बेटे क्वांटिटेटिव के 3 हमने पढ़ लिए। पहला क्या था? बैंक रेट या रेपो रेट। दूसरा क्या था? लीगल रिजर्व रेशियो, जिसके 2 पार्ट थे, सीआरआर और एसएलआर। और तीसरा क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये 3 हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब मैं बात करूंगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, तो केवल एक है, बाकी दोनों सिलेबस से हट गए हैं। तो पहला है केवल एक और वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बेटा केवल एक होता है जिसका मतलब है मार्जिन रिक्वायरमेंट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? समझो बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट तो जब भी आप लोन लेने जाते हो तो क्या आरबीआई ऐसे ही आपको एसबीआई आपको ऐसे ही लोन दे देती है कॉमर्शियल बैंक? नहीं, वो आपसे क्या मांगती है? सिक्योरिटी मांगती है। तो इकोनॉमी में अगर लोन ज्यादा है तो आरबीआई उस सिक्योरिटी अमाउंट को बढ़वा देगी ताकि आप लोन कम लो। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई सिक्योरिटी कम रखवाएगी ताकि आप लोन ज्यादा लो। समझ गए? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन होती है डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड सिक्योरिटी अमाउंट। तो लोन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी में पहले से पैसा ज्यादा है, तो सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा और लोन कम लेगी पब्लिक।
जब भाई तुम्हें पता है 10,000 के लोन के लिए तुम्हें 50,000 की सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है, तो कोई रखेगा नहीं। तो इसका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई भी लोन नहीं लेगा। और अगर लोन कम है यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दो, हर कोई लोन लेगा। 10,000 रुपए का लोन लेना है, सिक्योरिटी 15,000 की रखवा लो, हर कोई लोन लेने लग जाएगा। तो बेटे ये आपके क्या थे, ये आपके तरीके थे जिन तरीकों से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। पूरा चैप्टर हम लोगों का हो चुका है। 4 क्वेश्चन हैं, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई के फंक्शन यानी कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन, और हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। 4 क्वेश्चन पढ़ लेना, पूरा चैप्टर हो जाएगा। इससे रिलेटेड नोट्स की पीडीएफ और क्वेश्चंस की पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको सेंड करता रहूंगा। आप मेरे नंबर पे मुझे केवल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।